हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। स्टूडेंट जल्दी से इस सेशन को ज्वाइन कर लें ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हों या केवीएस की या अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज के जो मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। तो आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे। हमारा टारगेट भी 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने का है और ये आप कर सकते हैं। पेडागोजी यानी ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे अगर आप चाहें तो 30 में से 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा इस पैटर्न को समझने की ज़रूरत होती है कि पेडागोजी में आंसर कैसे पिक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगी कि कैसे आप अदर चीज़ों को एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि एक ही क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना खर्च करें। और जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं वो लेंदी बहुत आते हैं, जिनको हमारा पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इस कन्फ्यूज़न को हम आज की क्लास में दूर करेंगे और आपको सटीक चीज़ें बताएंगे जिससे आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको। राइट, तो बेसिकली आज की जो क्लास है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखनी है। कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है और मेरे साथ साथ आपको आंसर भी देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर ये आज का सेशन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चले, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिया है, यानी जिनको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ सकते हैं, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मतलब दोनों लैंग्वेज में है। और ये दोनों लैंग्वेज चाहे आप हिंदी के हों चाहे इंग्लिश के हों, दोनों लैंग्वेज सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हैं। कई बार क्या होता है कि हम हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं, हमें समझ में नहीं आते हैं कुछ वर्ड्स, लेकिन अगर हम उसको इंग्लिश में देख लेते हैं तो हमारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि हिंदी क्लिष्ट है ना। थोड़ा सा कई कई जो वर्ड होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, जिसकी मीनिंग हमें नहीं पता होती है। और वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वो वर्ड समझ के हम जानते हैं कि यस ये हम जानते हैं वर्ड, तो हम उस चीज़ को कर पाते हैं। तो बेसिकली आपको दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, आप रिलैक्स होकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम हिंदी के क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर मैं आपको इंग्लिश के क्वेश्चन दिखाऊंगी। ठीक है, चले, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको राइट आंसर बताना है। पहला है, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करती है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। दूसरा है आपका कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। सी है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। डी है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो देखो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, एक बार आप इंग्लिश में भी देख लें। थोड़ा सा क्लास को पॉज करके भी आप क्वेश्चन को आराम से रिलैक्स होकर पढ़ सकते हैं, इससे आपको आंसर तक पहुंचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आई होप आप सभी ने लगा दिया होगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला, यानी यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। यानी देखो, यहाँ पे शिक्षा जो आपके टीचर हैं उनको जो बच्चों की जो भी गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधारने में सफल होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी बच्चा गलतियाँ कर रहा है तो हमारा यानी एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि उनकी जो त्रुटियाँ हैं उनको सुधारा जाए, ताकि वो आने वाले समय में वो त्रुटियाँ ना कर पाए। ठीक है, यहाँ देखो अगर हम अदर ऑप्शन की बात करेंगे तो अदर ऑप्शन आप ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? हम शिक्षक हैं, हमें हर एक त्रुटि पर ध्यान देना चाहिए, कहाँ बच्चा गलती कर रहा है और उसे ठीक भी करना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि हमें पाठ्यक्रम पूरा करना है। ठीक है, हमारा मेन मकसद ये है कि बच्चे कैसे अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, कैसे हम उनकी गलतियों को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इतना भी पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि ये वाला आंसर तो होगा नहीं। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा। अब देखो, चाहे समय लगे चाहे ना लगे, अब ये बात तो मैटर ही नहीं करती है कि टाइम लगेगा इसलिए हम उसकी गलतियों को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मतलब शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, ये भी गलत हो गया। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा
ठीक लगता है कि जैसे मान लो हल्का सा सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, तुरंत नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। तो हम शिक्षक हैं, अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको सही करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी है वो देखो, यहाँ पे पहला और जो डी है इसमें थोड़ा बहुत वो है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक को तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन पहला ही है, यानी डी नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो पहला है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आपको बताया क्वेश्चन जो आपका पहला है ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, या फिर डी है मेरा पड़ोस। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है माई स्कूल, माई फैमिली, माई बेस्ट फ्रेंड, माई नाइबरहुड। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा माई फैमिली, यानी मेरा परिवार। मेरा परिवार क्या होगा, सही आंसर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए यहाँ पे बात करें तो मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि कि जो नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय, मित्र, जो आसपास चीज़ें होती हैं उनके बारे में ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन परिवार से संबंधित चीज़ें उन्हें पता होती हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, इन सब के बारे में उन्हें जानकारी होती है। अब नर्सरी का बच्चा आप जानते हैं छोटा होता है, तो अभी तो वो विद्यालय के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, वो मित्र के बारे में नहीं जानता, वो पास पड़ोस के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानता, लेकिन वो फैमिली के बारे में अच्छे से जानता है, क्योंकि उसी इन्वायरमेंट में वो रहा है, उसके आसपास उसके भाई बहन, मम्मी पापा सब रहे हैं, तो वो उस चीज़ के बारे में जानकारी रखता है। तो बेस्ट जो क्या है वो है आपका मेरा परिवार, यानी मेरी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को पहला है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। बी है समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सी है सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए, और डी है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए और राइट आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ देखिए इंग्लिश में भी आपको पास में ही दिख जाएगा, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो पढ़ते रहिएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, एग्जाम होगा आपका, बस ये है कि थोड़ा सा शायद किसी वजह से डिले हो रहा है, बट बेसिकली पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, पढ़ाई हमेशा आपकी वर्क करती है। और आप कौन सा ऐसा एग्जाम है जहाँ आप एक महीने पढ़ के आप सोचते हैं कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप पहले से तैयारी करते हैं ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि यस, ये तो 102% मैं एग्जाम क्रैक कर ही लूंगा या कर ही लूंगी, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये पढ़ने से ही आती हैं, कॉन्फिडेंट बिना पढ़े बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पहला, यानी विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य क्या करने चाहिए, सुनिश्चित करने चाहिए। ठीक है, तो आपका जो पहला है वो क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ इसको। पूछा है क्वेश्चन कि एक बच्चा जो डैश 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 से ग्रस्त है वह स और वास न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो कौन सा विकार उसे हो सकता है। डिसलेक्सिया है, शब्द जम्बलिंग विकार है, डिसग्राफिया होना चाहिए यहाँ पे डिसलेक्सिया की जगह। डिसग्राफिया मीन्स लिखने संबंधी विकार होता है, और डिसमोर्फिया है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो पहला है डिसलेक्सिया, यानी ये एक मानसिक रोग है जिसमें बच्चा अक्षरों के क्रम को नहीं समझ पाता, मतलब उसको समझ में नहीं आता ये लिखा क्या है, यानी एक तरीके से उसे पढ़ने में समस्या होती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। वहीं जब हम बात कर रहे थे डिसग्राफिया की, तो डिसग्राफिया मीन्स क्या होता है कि लिखने संबंधी जो विकार होते हैं उसे बोलते हैं डिसग्राफिया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे 3 चीज़ें हैं जो सीटेट में कई बार रिपीट हुई हैं और ये पूछी जाती हैं लगातार गैपिंग कर करके। जैसे मैंने आपको बताया डिसलेक्सिया यानी पढ़ने संबंधी विकार, डिसग्राफिया लिखने संबंधी विकार, और डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन में दिक्कत यानी गणित संबंधी विकार। ये 3 चीज़ें हैं, कई बार सीटेट में रिपीट हुए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें तो
तो इस तरीके के क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिलहाल आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? ऑप्शन पहला है समस्या मौलिक होती है, बी है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः तैयार एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, और समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो उसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। देखो यहाँ हम आंसर तक तो पहुंच गए कि राइट आंसर हमारा डी है, ठीक है। लेकिन देखो जहाँ पे सीटेट में कहीं पे भी केवल, ओनली, ठीक है, ओनली वर्ड आ जाए, समझ जाइएगा कि ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पहले ही उसे एलिमिनेट कर दो, चाहे कितना ही अच्छा आपके पीछे लिखा हो, लेकिन आपने अगर केवल देखा है तो इसको एलिमिनेट कर दो सीधा सीधा, ये उत्तर हो ही नहीं सकता। ये एक टेक्निक है आपको सीटेट में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी यानी टैलेंटेड स्टूडेंट शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, और डी है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो आपको बताना है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में, इसमें आंसर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती है। जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं वो पहली बात तो एक तरीके से कहें तो वो कुछ और बेहतर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कुछ चैलेंजेस उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और वो जो अपनी डिसीज़न है उसमें एक तरीके से अपने ऊपर रहते हैं कि मतलब यस ये जो डिसीज़न लिया है इसमें मतलब सेल्फ तरीके से अपने ऊपर चीज़ें करना। मीन्स अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं आपको तो जैसे कोई भी चीज़ करते हैं तो कॉन्फिडेंस से करते हैं, ठीक है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी होता है, और सेल्फ डिसिप्लिन भी होता है एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है, और वो जो भी करते हैं वो अपने निर्णयों में कायम भी रहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये टैलेंटेड बच्चों की क्या होती है, निशानी होती है। चैलेंजेस काफ़ी पसंद करते हैं ये लोग। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पूछा गया है कि चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, बी है प्रतिक्रिया चयन, सी है श्रेणीकरण, और डी है पूर्व प्रक्रमण, ठीक है। तो ये आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको क्या लगाना है, चरण लगाना है, यानी क्रम से लगाना है, ठीक है। चले एक बार इंग्लिश में देख लें, फिर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की, कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा पूर्व प्रक्रमण, फर्स्ट नंबर पे आएगा, यानी सबसे पहले तो ए वाले हटा ही देते हैं, बचे ऑप्शन डी वाले, ठीक है, यानी ये दो ऑप्शन बचे। अब इसमें से देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद आएगा ऑप्शन सी यानी श्रेणीकरण, तो ये आपका सीधा सीधा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद होगा आपका प्रतिक्रिया चयन थर्ड नंबर पे, एंड देन आपका आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन यानी फोर्थ नंबर पे। तो इस तरीके से आपका क्या लगेगा, क्रम लगेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से, क्या पूछा गया है कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतया औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। हम थोड़ा सा इसको और जूम कर देते ताकि हिंदी दिखे, इंग्लिश हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये अब सही है। पहला क्या था कि औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, बी है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, सी है अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, या डी उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। तो एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ लें, फिर उसके बाद हम राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज आर यूजुअली, तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें सही उत्तर की, तो जो आपका ऑप्शन डी है ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ऑप्शन जो डी है वो क्या है, आपका सही उत्तर है। यानी उन बच्चों में पाई जाने वाली विशेषता जिनके पैतृक क्या हैं, अभिभावक किस प्रकार की समस्या से ग्रसित है। तो यानी एक सिंपल सा वे है कि वंशानुगत जो चलने वाली प्रक्रिया होती है उसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चलती हैं, और सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं हैं, जो डिसेबिलिटीज हैं, वो समानता उन बच्चों में पाई जाती है जिनके जो पैतृक पेरेंट्स हैं वो इस प्रकार की प्रॉब्लम से क्या हैं, जूझ रहे हों, तो उनमें ये सारी जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इसलिए जो आपका क्या है, ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। अब यहाँ पे जैसे अदर ऑप्शन की बात करें तो औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, ये नहीं है। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं, ऐसा भी नहीं है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि ऑप्शन पहला, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। बी है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा रही है। सी है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता, ठीक है, को बढ़ावा दे रही है। और डी है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। तो हिंदी में आपने देख लिया, एक बार आप इंग्लिश में पढ़ लें, देन फिर हम क्या करते हैं, राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनको थोड़ा सा पढ़ने और समझने में हमें समय लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम समझा जाए। देखो घर पे बैठ के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जब एग्जाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें अंतर होता है, ये आप सभी मानते होंगे कि घर में बैठ के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है यस हम इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में आपके पास प्रेशर होता है। एक तो पहली बात तो टाइमिंग का प्रेशर होता है, देन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करने हैं, राइट करना है, तो उसके थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो क्वेश्चन हम सही भी कर रहे होते हैं वो भी कई बार हमको लगता है कि यस ये हो सकता है कि ये हो सकता है, इसके चक्कर में कंफ्यूजन काफ़ी हो जाती है, जिससे हमारे अंदर जो प्रेशर है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो बढ़ जाता है। तो इसलिए आते हुए क्वेश्चन भी कई बार हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, और फिर घर पे आके हमें क्या होता है, अफसोस होता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होती है कि प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपनी जो चीज़ें हैं सॉल्व करने की एबिलिटी है उसको बिल्ड कर सकते हैं, उसको और बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, यस राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यानी क्या कर रही है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। यानी मोनिका राधिका से उत्तर न प्राप्त होने पर जब मोहन से प्रश्न पूछती है, परंतु मोहन उत्तर देने में क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, मतलब उसे उत्तर उस प्रश्न का उत्तर देने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और इससे क्या है, शिक्षिका प्रश्न के शब्दों को बदलकर मोहन की क्या कर रही है, एक तरीके से हेल्प कर रही है। जो कि अभी जब उसने राधिका से पूछा था तब उसने क्या किया था, प्रश्न को तुरंत मोहन से पूछा था, ना कि राधिका को प्रश्न मॉडिफाई करके दिया था, ऐसा तो था नहीं। लेकिन जब उसने मोहन से पूछा तो उस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके उसी को मॉडिफाई करके उसने पूछा, ठीक है। तो एक तरीके से मोहन की क्या हो रही है, हेल्प कर रही है। तो इससे सीधा सीधा यही पता चल रहा है कि शिक्षिका मोहन को पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो ये जो ऑप्शन सी है ये क्या है, राइट आंसर है। आई होप आप इस क्वेश्चन को भली भांति समझ रहे होंगे कि मोनिका ने जब राधिका से प्रश्न पूछा, राधिका से जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछा। क्या पूछा, दूसरा प्रश्न पूछा। जब उसे महसूस हुआ कि मोहन उत्तर बताने में क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसे उत्तर या नहीं आ रहा होगा या उत्तर तक वो नहीं पहुंच पाया, जो भी है, ठीक है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। तो एक तरीके से ये काम तो वो राधिका के साथ भी कर सकती थी, लेकिन एग्जैक्टली उसने मोहन के साथ ये काम किया, ठीक है। अब राधिका से उसने प्रश्न पूछा, अगर राधिका को प्रश्न, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हम टीचर हैं, हमने बच्चों से कोई भी प्रश्न पूछा,
इवन आप भी टीचिंग करते होंगे, आप जानते हैं कि जब हम बच्चों से कोई प्रश्न पूछते हैं, अब उस प्रश्न को अगर हम अपने शब्दों में सरल रूप से बच्चों से कहते हैं कि ये पूछा जा रहा है, प्रश्न कहने का मतलब ये है, तो बच्चा बहुत अच्छे से समझ जाता है, उस चीज़ को बता भी देते हैं आंसर, राइट। कई बार जैसे हूबहू जो कॉपी में प्रश्न लिखा रहता है वैसा का वैसा अगर बच्चों से प्रश्न पूछो तो बच्चे सोचते हैं कि क्या पूछा गया है, देन आप उसको थोड़ा सा और ईजी कर दो तो बच्चे उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये आपने देखा होगा, ये हमने भी किया है। लेकिन यहाँ पे अगर ये जो चीज़ें हैं अगर राधिका के साथ करती तो ये रूढ़िबद्धता नहीं होती, लेकिन उसने क्या किया, राधिका के साथ ना करके मोहन के साथ ये किया, तो एक तरीके से क्या कर रही है वो लिंग पक्षपात कर रही है एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर है। तो यहाँ एक तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रोमोटिंग जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय। सिवाय का मतलब है कि तीनों तो सही हैं, एक है जो डिफरेंट है, उसको आपको हटाना है। विद्यार्थियों की क्षमताएं, बी है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, सी है विद्यार्थियों की त्रुटियां और डी है विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, रखता है होना चाहिए, ठीक है, रखता है सिवाय। तो यहाँ पे अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर होगा विद्यार्थियों की आवश्यकताएं यानी स्टूडेंट्स नीड्स, ठीक है। तो सीखने के लिए आकलन विद्यार्थी की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता है, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताएं, उनकी त्रुटियां और जो अधिगम शैलियां हैं उनका क्या कर रहा है, ध्यान रखता है। तो इस तरीके से जो आपका आंसर बी है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनवान परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा, यानी एक तो जो अमीर परिवार है उसके द्वारा उन्हें गोद लिया जाता है और दूसरे को जो गरीब परिवार है यानी निर्धन परिवार है उसके द्वारा गोद लिया जाता है। 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अभिलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है, यानी एक तरीके से निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़की की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला जो लड़का है वो अधिक अंक प्राप्त करेगा, ठीक है, और सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, और डी है निर्धन परिवार वाले जो लड़का है उसकी अपेक्षा धनी पारिवारिक जो आर्थिक परिवार वाला लड़का है वो अधिक अंक प्राप्त करेगा। लड़की हो गई है, इसकी जगह लड़का कर लो, ठीक है। हम लड़की की ही बात कर रहे थे कि एक समान जुड़वा जो भाई हैं, एक गरीब परिवार में जाते हैं, एक अमीर परिवार में, मतलब उन्हें गोद लिया जाता है, तो क्या अंतर आएगा, ये एक तरीके से है 1 साल बाद। तो यहाँ इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, गर्ल की जगह बॉय कर लीजिएगा, ठीक है, गर्ल हो गया है, गर्ल की जगह क्या कर लीजिएगा, बॉय, थोड़ा सा एरर है इसमें। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर जो आपका होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी, यानी सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। आप गरीब परिवार में हैं या आप अमीर परिवार में हैं, इससे आईक्यू लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं होता है कि भाई ऐसा है कि अमीर परिवार वाले के पास बुद्धि बहुत ज़्यादा है और जो गरीब परिवार वाला है उसकी बुद्धि कम है, ऐसा होता है क्या। तो ऐसे में फिर आईएएस अफसर गरीब कैसे बन जाएंगे। तो नेचुरल सी बात है, ऐसा बिल्कुल भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपके जो वातावरण है, आपकी जो जिस तरीके की आपकी स्टडी हुई है, जिस तरीके की आपकी पढ़ाई हुई है, वो सब मैटर करता है, ना कि आप किस उससे बिलोंग करते हो, कि भाई आप अमीर परिवार से हो या गरीब परिवार से हो। तो इस सबका कोई भी इफेक्ट आपके उसमें बुद्धि लब्धि में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या है, सही है, यानी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस डज नॉट इफेक्ट आईक्यू, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गति कौशल मतलब जिसमें हम अपनी छोटी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में, दौड़ना, लिखना, चढ़ना या फिर फुदकना। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है कि सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण कौन सा है।
तो देखिए जो ऑप्शन बी है यानी लिखना, यानी एक तरीके से राइटिंग, वो आपका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, और यही दौड़ना वगैरह है, इसमें क्या है कि आपकी जो बॉडी मसल्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे दौड़ना, चढ़ना, फुदकना। लेकिन यहाँ पे अगर लिखने की बात की जाए, लिखना या काजल लगाना, ये सब क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल है। ठीक है, तो ये आपका सही सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्या पूछा गया है वाइगोस्की के बारे में, जो जिन्होंने थ्योरी दी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की थ्योरी दी है। तो वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, यानी असेसमेंट देना। बी है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। और डी है सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो वाइगोस्की महोदय की थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़िएगा, क्योंकि आपके सीटेट के हिसाब से वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, पावलाव जैसे, स्किनर वगैरह भी, तो ये जो मनोवैज्ञानिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये हमेशा आते हैं। इवन आपने अभी तक पेपर में देखा होगा वाइगोस्की और जीन पियाजे और आपके कोहलबर्ग, तीन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी। इन जो मनोवैज्ञानिक की थ्योरी है उसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए डिटेल के साथ, क्योंकि उनके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते, सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि उनकी थ्योरी का नाम क्या है, उन्होंने अपनी थ्योरी में किस चीज़ पर जोर दिया, किस चीज़ के बारे में बताया, उनकी थ्योरी से क्या चीज़ पता चलती है, वो सारी चीज़ें आपको जानने लायक है। यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपका जो होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। सॉरी। तो यहाँ पे देखिएगा वाइगोस्की के बारे में अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो वाइगोस्की ने तीन चीज़ों पे फोकस किया है, एक समाज पे, एक संस्कृत पर, और तीसरा है भाषा। ठीक है, यानी भाषा एक टूल का काम करती है। हम जब समाज से, हम एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं तो भाषा ही एक माध्यम है जिससे हम अपनी बात, अपने विचार, अपनी जो भावनाएं हैं उनको दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, है ना। यहाँ पे अगर बात की जाए तो वाइगोस्की के अनुसार जो आपका नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, वो बाह्य वातावरण में स्थिर और सहयोगी होता है। मतलब क्या होता है इसका, कि ज्ञान विभिन्न व्यक्ति और जो आपका वातावरण है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो औजार हो, चाहे बुक्स हो, ठीक है, और अगर हम बात करें चाहे वो आपका समुदाय है या मतलब जिसमें व्यक्ति रहता है, इसमें क्या होता है, वितरित होता है। तो यहाँ पे उन्होंने समाज पे ज़्यादा फोकस किया है और ये कहते हैं कि बच्चा सहयोग के साथ, बच्चे एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो बच्चा एक दूसरे से हेल्प करके सीख रहा है, एक दूसरे से सहयोग करके सीख रहा है। MKO की बात की है जी, मतलब वाइगोस्की महोदय जी ने। MKO मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, है ना। MKO की भी बात की है आपके वाइगोस्की महोदय ने, यानी मुझसे जो बेहतर ज्ञान रखने वाला है या मुझसे जो जानकार है वो क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर है, मैं उससे भी कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ। ZPD की बात की है उन्होंने, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बात की है, स्कैफोल्डिंग के बारे में बात की है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जिसकी मैंने डिटेल से आपके लिए क्लासेस ली हैं। अगर आपने अभी तक वाइगोस्की, जीन पियाजे वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में आप वीडियोस देखिए और उनको ज़रूर पढ़िए, वो आपके हर एग्ज़ाम में आपको मदद करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्या पूछा गया है देखते हैं। किशोर डैश 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 का अनुभव कर सकते हैं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। बी है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। सी है आत्मसिद्धि के भाव, और डी है जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है कि इसका राइट उत्तर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो राइट उत्तर होगा आपका दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइटी तो एक तरीके से जो किशोर है वो जिस चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, वह अपने जो रंग रूप है, जो स्वास्थ्य है, जो मान सम्मान है, जो आर्थिक स्थिति हो सकती है, सामाजिक स्वीकृति हो सकती है या शैक्षिक प्रगति, तो इन सब के बारे में सदैव क्या करते हैं, व्यंग मतलब एक तरीके से देखो यहाँ पे जब किशोर यानी अडोलसेंस के जो होते हैं बच्चे, अब वहाँ पे एक चीज़ का प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे कई चीज़ों से थोड़ा सा दुखी होते हैं, या अपनी जो स्टेटस है या अपनी जो
आर्थिक स्थिति है या अपना जो हमारा रंग रूप है, हमारा जो जैसा स्वास्थ्य है, उससे कई सारी प्रॉब्लम्स वो कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा दिक्कत भी होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो पहला है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः हो डैश 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 होता है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया या फिर डिसमोर्फिया। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले भी बात की है कि डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया वगैरह क्या होता है। फिलहाल फिर से बात कर लेते हैं कि क्या है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता होता है, क्या होता है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है, तो राइट आंसर है आपका डिसग्राफिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो डिसग्राफिया है जो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। तो डिसग्राफिया कोई रोग नहीं होता है बल्कि एक प्रकार का क्या होता है, विकार होता है जो शारीरिक रूप से जो सक्षम बच्चे हैं समानता उसमें पाया जाता है, जिसमें बच्चे को किस में दिक्कत होती है, लिखावट में दिक्कत होती है, लिखने संबंधी जो विकार होता है उसमें दिक्कत होती है। और लिखने के साथ साथ याद रखिएगा समझने में भी क्या होती है, दिक्कत होती है। तो ये क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। वहीं हमने बात की डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने संबंधी जो विकार होता है, जैसे मैंने सा और वाज वाला बताया कि बच्चा इसमें अक्षरों के क्रम में अंतर नहीं समझ पाता है, वो प्रॉब्लम होती है। डिसकैलकुलिया का भी हमने बात की कि आपके कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, यानी गणित संबंधी जो विकार होते हैं वो क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डिस्ग्राफिया, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को दे दिया गया है ना, तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हमने तो पढ़ा है भाई डिस्ग्राफिया मतलब लिखने संबंधी विकार, तो वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। नेक्स्ट है आंशिक पुनर्बलन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है आंशिक पुनर्बलन के बारे में। ऑप्शन है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, बी है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता, सी है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, ठीक है, और डी है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो राइट आंसर है ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, यानी मोर इफेक्टिव देन कांस्टेंट रेनफोर्समेंट। ऑप्शन जो डी है वो आपका सही उत्तर है। तो आंशिक पुनर्बलन की अगर बात करें तो कई सही जो अनुक्रियाएं हैं इसके उपरांत पुनर्बलन देने से ये होता है। ये एक सतत यानी कंटिन्यूस पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें छात्र को किस जो अनुक्रिया है उस पर पुनर्बलन मिलेगा इसका पता नहीं होता है, इससे वह प्रत्येक जो क्रिया होती है उसके लिए तत्पर रहता है। तो ये जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका क्या है, सही उत्तर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति और डी है स्मृति। तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो राइट आंसर है वो है प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति, यानी कॉम्पिटेटिव एटीट्यूड। तो एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में सदैव कैसा गुण देखना चाहते हैं, किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, तो वो होता है कॉम्पिटेटिव एटीट्यूड का, ठीक है। डिसिप्लिन तो हर एक के उसमें नेचर में होता है, ठीक है। मेमोरी अपने ऊपर है, टेस्टिंग टेंडेंसी वो तो हो ही जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अंत विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, बी है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुसंदर्भ में अनुपयोग और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, सी है प्रकरणों की विविधता, ठीक है, क्या है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यक्रम में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है, से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। वहीं डी है
विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्र के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंद की विकसित होने की कम संभावना होती है। तो एक बार आप इसे इंग्लिश में भी देख लें, फिर आप राइट आंसर करें किसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखो सही उत्तर की हमने बात की, क्या है, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुसंदर्भ में अनुपयोग और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका है ये आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास या नैपुण्यता अभिविन्यास। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें। और राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन पहला, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ठीक है, यानी परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो आपका क्या है, सही उत्तर है। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार ये जो प्रैक्टिस सेशन है वो मिलते रहें, आपके केवीएस हों या अदर टीचिंग एग्जाम हो, उसके भी हम जो प्रैक्टिस सेशन है वो लेके आएंगे। तो आज तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो हम प्रैक्टिस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको बेनिफिट होगा। मैं ये अपने बेनिफिट्स के लिए केवल नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे आपकी बेनिफिट्स ये होगा कि आपको प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी, समय समय पे आप क्लास कर पाओगे। कई बार क्या होता है हम क्लास तो देख लेते हैं फिर चैनल का नाम भूल जाते हैं, फिर सर्च करना पड़ता है। तो ये सारी दिक्कतें ना हो, इसकी वजह से एक ही जगह आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हों, तो इसलिए सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ये हो कि जब भी मेरी क्लासेज हों उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस क्लास को ज्वाइन कर सके। शिक्षक डैश 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 के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। पहला है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। बी है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। सी है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। और डी है मुक्त खेल के लिए समय देने। ठीक है, तो एक बार आप इंग्लिश में भी देख लें, देन हम राइट आंसर की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए सही उत्तर की, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो वो सही उत्तर होगा आपका जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। यानी शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा जो किए गए त्रुटियां हैं उनको कम करने के लिए उन्हें क्या करनी चाहिए, प्रेरित करनी चाहिए कि जो गलतियां हो रही हैं उन्हें थोड़ा कम किया जाए। देखो हम कोई चीज़ सीखते हैं ना तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं और मिस्टेक से ही हम सीखते हैं, लेकिन अगर हम उन मिस्टेक्स से नहीं सीख रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम आगे जाके क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए गलतियां करो लेकिन उन गलतियों से सीखो भी, है ना। तो इसलिए विद्यार्थियों से परिपूर्णता की अपेक्षा न करके समस्या समाधान को रोचक बनाया जा सकता है। तो ये आपका जो बी है ऑप्शन, ये आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो यानी एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट व्हेन दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग ऑन देयर ओन। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश 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 है। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा, रूपम, स्वनिम, संकेत, प्रयोग विज्ञान और वाक्य। तो यहाँ पे जब पहली बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं जिससे क्या होता है कि हम केवल प्रैक्टिस ही करते रहते हैं, थ्योरी वगैरह पढ़ते नहीं हैं। हमें लगता है सीटेट इजी एग्जाम है, आराम से क्रैक हो जाएगा केवल प्रैक्टिस मात्र से, है ना। और हम जो थ्योरी है उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करते। तो कई बार क्या होता है एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जैसे क्वेश्चन हमें दिखते हैं वैसे लगता है ये भगवान कहाँ से क्वेश्चन आ गए। तो ये जो सारी दिक्कतें हैं किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिना थ्योरी के एग्जाम हॉल में बैठ पाना और वो कॉन्फिडेंट आ पाना बहुत मुश्किल बात है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके हम पेपर क्लियर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी नोट करनी पड़ेगी, उन पर वर्क करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की,
तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, स्वनिम। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। तो स्वनिम बोलचाल की भाषा के जो उच्चरित रूप हैं वह एक मतलब एक तरीके से वो होता है जिसके द्वारा किसी कही गई बात का कही जाने वाली जो किसी अन्य बात है उसमें अंतर स्पष्ट करना, ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है, सही उत्तर है। हालांकि देखो, जो लोग सीटेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं वो एक ही बार में क्लियर कर लेते हैं, अगर समझ गए इसके पैटर्न, इसकी जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इसको समझ गए तो पहली बार में ही अच्छे नंबरों से आप क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर कई बार बच्चों को नहीं समझ में आती चीज़ें और वो अपने हिसाब से करते हैं ना, तो अपने हिसाब से करने के चक्कर में उनका गलत हो जाता है। यहाँ हमें बच्चों के हिसाब से सोचना है, ना कि अपने हिसाब से। तो इसमें कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है और मैंने देखा है कि किसी किसी स्टूडेंट का 3-4 बार नहीं निकल पाता, तो उनको थोड़ा सा इस पे वर्क करना चाहिए। आप भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं सीटेट मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि बहुत इजी एग्ज़ाम है, इजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो यहाँ पे बस ध्यान देना इतना है कि आपको स्टूडेंट के हिसाब से, जिस लेवल के स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उनको जब पढ़ाओगे तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके अंदर, इसलिए आपका ये टेस्ट लिया जाता है। तो एक क्वालिफाइंग ही टेस्ट है, इसके बाद आपको अदर एग्जाम देना है, तो उस बेस पे आप थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। तो मैं आपको 100% कह सकती हूँ, आप क्वेश्चन आराम से रिलैक्स होकर सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन है आपका 22, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। पहला है विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। बी है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। सी है बुद्धि प्रक्रमण प्रक्रियाओं संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। और डी है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। एक बार आप इसे यहाँ देख लीजिए इंग्लिश में, फिर हम बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखो, बात की जाए तो बुद्धि जो आपका प्रक्रमण प्रक्रियाओं संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, ये आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। देखो, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। इसके अंतर्गत विभिन्न तरीके से जो सीखने का आकलन किया जाता है वह किसी भी प्रकार से जो आपका संवेगात्मक बुद्धिलब्धि से परिचित नहीं होता है। ठीक है, और बुद्धिलब्धि में विषयों को विभिन्न तरीकों से भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे इसमें हमने बात की। ऑप्शन जो आपका सी था ये आपका क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। पहला है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। बी है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। सी है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। और डी है बाह्य कारक। तो एक बार आप इसे इंग्लिश में भी देख लें, फिर हम बात करते हैं आंसर की। तो यहाँ पे बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो यानी पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन अचीविंग गोल्स, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। व्यक्तिगत संतुष्टि बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। अगर हम पर्सनल अगर संतुष्ट नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है, अगर देखो हम कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, हमने वो चीज़ अचीव कर ली, अब हमें अंदर से संतुष्टि नहीं मिल रही कि यस हम जो चाहते थे वो हम कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं, अब अंदर से वो संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो वो चीज़ अगर आपको मिल भी जाएगी ना तब भी आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। ये जो चीज़ें हैं ना ये फिर दिक्कत करती हैं। तो ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपको खुद से खुशी मिले, खुद से संतुष्टि मिले, ऐसा काम करना चाहिए। कई बार हम ऐसे क्षेत्र में घुस जाते हैं जहाँ हमें ना इंटरेस्ट होता है, ना हमें अंदर से मन करता है कि आगे जाके इसके लिए ग्रोथ के लिए और क्या किया जाए, और हम वो चीज़ करने लगते हैं। जैसे मान लो बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्हें टीचिंग एग्जाम मतलब पढ़ाना अच्छा लगता होगा, है ना, जैसे पढ़ाने में वो केवल ये काम के लिए नहीं इस मतलब KVS की तैयारी करते कि यस मुझे सैलरी अच्छी मिलेगी,
केवीएस बहुत अच्छा होता है, नहीं, वो इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो बच्चों को पढ़ा सकें, है ना, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए वो काम ऐसा करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आत्मसंतुष्टि देती हैं। और अगर वही चीज़ है कि भाई बस मुझे सैलरी के लिए काम करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ाने में वो नहीं है, तो वो कुछ टाइम बाद वो इंटरेस्ट बिल्कुल चला जाएगा और आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा, तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वो चीज़ करने का। इसलिए उसी जगह जाओ जहाँ आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, सो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि लब्धांक समानता यानी सामान्य रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। उच्च, मध्यम, कम से कम, ठीक है, और डी है पूर्ण, यानी IQ इज यूजुअली रिलेटेड टू एकेडमिक परफॉर्मेंस, हाई, मीडियम, लो, कंप्लीट। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हाई, यानी उच्च। ठीक है, ये आपका क्या है, सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश 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 वर्ष होगी, 14, 15, 12 या फिर 85। तो देखो, अगर आपको बुद्धि लब्धि का पता है कि क्या होता है IQ का, तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 होता है ना, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। तो इसी को करते हैं, देखो चलो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो IQ कितना है, IQ कितना है 75, ठीक है, और जो आपका वास्तविक आयु है वो क्या है आपकी 16 वर्ष है। ठीक है, अब मान लो IQ 75 है और जो वास्तविक जो आयु है वो 16 है। ठीक, तो अब देखते हैं 75 बराबर मतलब मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, यहाँ समझ गए आप। इसके बाद थोड़ा जगह कम है ना, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ 75 बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु है 16, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका मानसिक आयु बराबर 75 इंटू आपका 16, ठीक है, बटा 100। तो आपका क्या निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। कितना आएगा, 12। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या लगेगा, क्वेश्चन लगेगा। तो इसका होगा 12। बस इतना याद रखिएगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ऐसे करोगे तो कोई भी दिया होगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। चले, इसका राइट आंसर जैसे मैंने आपको बताया क्या होगा, ऑप्शन सी। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश 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 का डैश 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 जरूर होना चाहिए। अन्य शिक्षकों, ठीक है, समावेशन, विद्यार्थियों समावेशन, अभिभावकों समावेशन, यहाँ डैश लगा हुआ है, और यहाँ पे विद्यार्थियों बहिष्करण। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होना चाहिए, एक बार आप इंग्लिश में भी देख लो, देन फिर हम राइट आंसर करते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, चलें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों समावेशन, यानी विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। ये क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, और डी है क्षमता संवर्धन। तो यहाँ पे सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, राइट आंसर होगा सेग्रेगेशन, यानी पृथक्करण। ऑप्शन जो बी है पृथक्करण, ये क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना और अभिभावकों की जो भागीदारी है, इसमें छात्रों का क्षमता संवर्धन आवश्यक होता है सिवाय पृथक्करण के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान,
बी है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। सी है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। और डी है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। तो विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन पहला, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, यानी टीचर्स अवेयरनेस ऑफ देयर जेंडर बायस्ड बिहेवियर। ठीक है, बैटरी लो हो रही है बट ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और पक्षपात तो बहुत पहले तो बहुत कॉमन चीज़ थी, बहुत ज़्यादा होता था लड़के और लड़कियों में। अभी इस चीज़ को कई सारे पेरेंट्स जागरूक हैं, शिक्षक जागरूक हैं, हर कोई जागरूक है और इस चीज़ में काफ़ी अपनी इन्वॉल्वमेंट भी दे रहे हैं कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं सही है। और अब तो ऐसा, पहले तो होता था कि भाई लड़कों पे ज़्यादा वो था और लड़कियों पे बहुत ज़्यादा पाबंदी थी, बट अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि चीज़ें धीरे धीरे और बेहतर होती जा रही हैं, लड़के और लड़कियों को लगभग बराबर दर्जा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन पूछा गया है, सह शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का उचित स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है? ठीक है, स्थापन कर सकते हैं स्थापना की जगह। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ क्वेश्चन ताकि अच्छे से दिखे। किस आधार पर किया जा सकता है? यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, और डी है यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। अब इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ये होगा आपका, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ठीक है, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है उसको क्या कर रहा है, एक तरीके से संतुष्ट कर रहा है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं, फिर इंग्लिश में देख लेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला है आवासीय विद्यालय खोलना, आपका बी है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, सी है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो ऑप्शन जो आपका पहला है वो आपका सही होगा, ओपनिंग रेसिडेंशियल स्कूल यानी आवासीय विद्यालय खोलना। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है कि आवासीय विद्यालय खोलना। बच्चों को आकर्षित करने के लिए पैसे देना, ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब एक लोग आप मतलब रखोगे कि भाई बच्चों को घर से लेके आओ, ये भी सही नहीं है। अगर बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो कानूनन दंडनीय अपराध बताया जाए, ये भी सही नहीं। तो ऑप्शन जो पहला है यही आपका सही उत्तर है। तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन, इसके मैंने आपको आंसर भी यहाँ पे दे रखा है। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टेलीग्राम एक चैनल भी है और एक ग्रुप भी है। तो यहाँ पे बात करें तो टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि इससे ये होगा कि आपको क्लास के से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है, जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी न्यू अपडेट्स आती हैं वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी तो वैसे हम क्लासेस नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से पता चल जाती हैं। तो वहाँ पे आपको होना बहुत ज़रूरी है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप डायरेक्ट क्लिक करके भी पहुंच सकते हैं, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज की जो क्लास है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 30 में से 30 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको अवेयरनेस और थोड़ा सा
अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से ये बिल्ड हो जाता है ऑटोमेटिक। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और कोई भी स्टूडेंट निराश नहीं होंगे। तैयारी आप कर रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और यहाँ पे एक चीज़ ठान के रखिए कि 2025 में आपको एक जॉब लेनी है। आई नो वैकेंसी बहुत डिले हो रही है, वैकेंसी बहुत कम आ रही हैं, लेकिन जो आ रही हैं आप उस पर तो मेहनत करिए। तो यहाँ पे बस जो चीज़ें आ रही हैं उसको पकड़ने की कोशिश करें, छोड़िए मत हाथ से, क्योंकि एक बार मौका निकल गया तो दोबारा मौका आता नहीं है। और एक दूसरे की इतनी बात ना सुना करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं हर तरीके की बात करते हैं। आप जिस टीचर को फॉलो करते हैं, जो आपको लगते हैं कि यस ये राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्हीं की क्लासेस देखिए, उनकी चीज़ें फॉलो कीजिए, जिससे आप राइट बात पे जा सकें। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो काफ़ी लंबे समय से यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और वो राइट इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, ना कि ऐसा नहीं कि भाई थंबनेल कुछ और लगा दिया, व्यूज़ के चक्कर में हम कुछ और बता रहे हैं। आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दूंगी जो मुझे 100% श्योर होगा। मैं कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देती ही नहीं हूँ, चाहे मैं क्लासेज ना लूँ उसके बारे में कि व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में, लेकिन मैं आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको मतलब आपके लिए सही नहीं हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेरे लिए काफ़ी मैटर करती हैं। बाकी यहाँ पे आप सभी होशियार हैं, आप सभी इंटेलिजेंट हैं। हर कोई बच्चा जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हैं, आपको सब नॉलेज है, आप भी एक शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं बस इतना ही कहूँगी कि हम अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसका लाभ आप उठाइए। आपके लिए जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं वो सिर्फ आपके लिए हैं, तो आप उनका अगर लाभ नहीं उठा पाएंगे तो ये क्या ही होगा फिर, है ना। तो यहाँ पे ये रही आज की बेसिक चीज़ें। आई नो मैं बोल देती हूँ काफ़ी चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट कई सारे इधर उधर भागते रहते हैं कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, प्रिपरेशन करें नहीं करें। तो ये सारी प्रॉब्लम है ना, ये बेसिक प्रॉब्लम है, हर बच्चों को होती हैं। इनसे थोड़ा सा बाहर निकलिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर आपकी क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का भी। थैंक यू।